Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मित्रों, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके समक्ष प्रतिस्पर्धा कानून शीर्षक कोर्स का ये 9वां मॉड्यूल लेकर आया हूं। आज इस 9वें व्याख्यान में हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के बारे में परिचर्चा करेंगे। सीसीआई की क्या कैसे स्थापना हुई, सीसीआई की क्या संरचना है, ये उसकी कुछ विषय वस्तु है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। जो कंपटीशन एक्ट है वो सीसीआई को क्या क्या शक्तियां प्रदत्त करता है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, किस तरीके से होती है, कितने समय के लिए वो अपना पद धारण करते हैं, यदि वो पद छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है तो नियुक्ति की प्रोसेस क्या होती है, यदि जो चेयरपर्सन हैं, जो कमीशन के हेड हैं, जिनके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, यदि वे छुट्टी पर चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं, तब क्या होता है, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य की जिम्मेदारी लेता है, जो महानिदेशक होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, सचिव होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी बात करेंगे। कुछ ऐसे समझौते और उद्यम की प्रमुख स्थिति यानी कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन भी कहते हैं मित्रों। तो ऐसे में जो है उसकी जांच जो होती है वो किस तरह से होती है, जो जांच होती है वो धारा 19 के अंतर्गत होती है और जो उसका प्रोसीजर है वो धारा 26 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, वो थोड़ी सी बात करेंगे। जो संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे हमने 19 की बात की, वैसे यहाँ पे 20 में संयोजनों की किन सूरत में जांच होती है वो लिखा है, और जैसे यहाँ पे 26 है वैसे यहाँ 29 है कि वो प्रोसीजर क्या है। 29 बताता है प्रोसीजर और 20 बताता है उसको किस तरह से डिटरमिन करते हैं, वैसे ही 19 बताता है किस तरह से डिटरमिन किया जाता है और 26 बताता है प्रोसीजर। एक अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का केस है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस का केस है। जो विलय हो जाते हैं, जो मर्जर हो जाते हैं, जो संयोजन पैदा हो जाते हैं, उनकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, हमने एक उदाहरण पहले लिया था DERC या CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, TRAI, एरा, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स हैं, कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं। इनके समक्ष अगर कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे में प्रतिस्पर्धा से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो सीसीआई को किस तरह से रेफरेंस कर सकते हैं, संदर्भ भेज सकते हैं, और सीसीआई को उसमें 60 दिन के भीतर अपना जो है फाइंडिंग्स, ओपिनियन देना होता है, वो बात करेंगे। और उसी तरह सब धारा 21A है और धारा 21 में वैधानिक प्राधिकरण सीसीआई को रेफरेंस देते हैं और 21A के तहत सीसीआई जो है वैधानिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को अपना रेफरेंस दे सकता है। क्या होता है यदि सीसीआई के सामने कोई मामला चल रहा है और कोई पार्टी जो है वो कहती है कि साहब जो आप निर्णय लेने वाले हैं या जो आप निर्णय लेने की सोच रहे हैं उससे किसी कानून का उल्लंघन होने की संभावना है, तो सीसीआई उसको उस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास भेज सकती है जो उस कानून का विनियमन रेगुलेशन करता है।
मसलन अगर कोई बिजली से संबंधित मुद्दा है तो CERC के पास रेफरेंस भेजा जा सकता है। ये जो CCI है ऐसा सुओ मोटो अपने आप भी कर सकता है। इसी तरह जो CERC या TRAI या एरा जैसी बॉडीज़ हैं ये भी अपने आप सुओ मोटो भी CCI से पूछ सकती हैं यदि उनको लगता है कि इसमें प्रतिस्पर्धा से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स हैं मित्रों। तो मित्रों, समझौतों या प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग की जांच के बाद आयोग जो आदेश देता है वो धारा 27 में तहत देता है। प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग करने वाले उद्यम का विभाजन का भी आदेश दिया जा सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमिनेंट पोजीशन या डोमिनेंस का दुरुपयोग करता है तो CCI के पास ऐसी शक्ति है कि वो उस उद्यम के विभाजन का आदेश दे सकता है। ऐसा मित्रों धारा 28 के तहत किया जा सकता है। मित्रों, भारत के बाहर होने वाले कुछ समझौते, आप कहेंगे इसमें भारत का क्या लेना देना, क्योंकि समझौता भारत के बाहर हुआ है तो ये तो CCI का या भारत की किसी एजेंसी के क्षेत्राधिकार में, जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। धारा 32 ऐसी शक्तियां प्रदत्त करता है CCI को कि यदि कोई समझौता भारतवर्ष के बाहर हुआ है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत में प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, भारत में प्रतिस्पर्धा पे प्रभाव पड़ा है, अप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन हुआ है, AAEC जिसे हम कहते हैं, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हुआ है, तो मित्रों वो धारा 32 के तहत CCI उसका संज्ञान ले सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। मित्रों, CCI के पास अपनी जो प्रोसीजर है, अपना जो प्रक्रिया है, उसको रेगुलेट करने, विनियमित करने का पूर्ण अधिकार है धारा 36 प्रतिस्पर्धा कानून के तहत। मैं आपको उदाहरण देता हूं। CCI चाहे तो वो जो है एक CCI के पास पूरी शक्तियां हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। एफिडेविट से एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, ओथ पे विटनेसेस को ओथ दिलवाई जा सकती है, समन भेजे जा सकते हैं। वो सारी पावर्स हैं, वो सारी शक्तियां हैं जो किसी सिविल कोर्ट के पास मित्रों होती है। और मित्रों, अंत में हम अपनी परिचर्चा का सारांश करेंगे। अपनी जो परिचर्चा है उसको को विराम देंगे और फिर आगे का रुख अख्तियार करेंगे। फिर आपको जो अंतिम जो अध्याय है इस कोर्स का, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले प्रतिस्पर्धा क्यों होती है? नीड फॉर कंपटीशन। बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम साधन है कि आम आदमी, जो कॉमन मैन है, जो सबसे आखिर का आदमी है, उसको अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पे अच्छी सेवाएं, अच्छे प्रोडक्ट की व्यापक रेंज मिले। उसको जो है मार्केट में अच्छी वैरायटी मिलनी चाहिए, व्यापक रेंज मिलनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं मिलनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद, प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए और इनकी बेहतरीन कीमत होनी चाहिए। तो ऐसा तो केवल प्रतिस्पर्धा के द्वारा ही हो सकेगा। मैंने आपको बताया कि कीमतें, जो प्राइस का लेवल है वो कहां से कहां चला गया 70 के दशक से और 2024 तक, पिछले 50 वर्षों में। लेकिन प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दिल्ली से मुंबई, उस समय बंबई का हवाई जहाज का टिकट 5,000 रुपये का तब भी मिलता था और 5,000 रुपये का आज भी मिलता है। उस समय जिस व्यक्ति की सैलरी 400 रुपये थी, उस व्यक्ति की सैलरी आज 1.5 लाख रुपए। किंतु जो उस समय हवाई जहाज का टिकट 5,000 रुपए का था, वो अब 5,000 रुपए का है। अगर सैलरी 400 से बढ़कर इतनी हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि 400 गुना बढ़ गई, तो 400 गुना को अगर हम 5,000 से गुणा करें, 400 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए थी हवाई जहाज के टिकट में भी, के प्राइस में भी, पर ऐसा नहीं हुआ मित्रों। वो वैसा का वैसा ही है। तो ये जो 400 गुने का फायदा मिला है ग्राहक को, वो कैसे मिला है मित्रों?
वो प्रतिस्पर्धा के कारण ही तो मिला है। ऐसा ही कुछ मैं फ्रिज के विषय में कह सकता हूं, ऐसा ही कुछ मैं टीवी के विषय में कह सकता हूं, ऐसा ही कुछ मैं कंप्यूटर के विषय में कह सकता हूं, एयर कंडीशनर के विषय में कह सकता हूं मित्रों, बढ़ी हुई गाड़ियों के विषय में कह सकता हूं, कार्स के विषय में। मित्रों, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ उत्पादकों को नवाचार यानी इनोवेशन करने के लिए इंसेंटिव मिलता है, स्पेशलाइजेशन करने के लिए इंसेंटिव मिलता है। मार्केट में स्पेशलाइज करिए, डाइवर्सिफाई करिए। यह नहीं कि आप कपड़ा बना रहे हैं, आप जेंट्स के लिए कोट बनाइए, इस हद तक स्पेशलाइजेशन कर लिया, या और अधिक स्पेशलाइजेशन जेंट्स के लिए समर में पहने जाने वाला कोट बनाइए। ये नहीं कि आप सब कुछ बना रहे हैं, लंगोट से लेके सूती से लेके नायलॉन से लेके साड़ी से लेके ब्लाउज तक, बच्चों का भी कपड़ा बना रहे हैं, बड़ों का भी बना रहे हैं, बेडशीट भी बना रहे हैं, और तौलिया भी बना रहे हैं, और पर्दे का कपड़ा भी बना रहे हैं, सोफे का कपड़ा भी बना रहे हैं। मित्रों, स्पेशलाइजेशन जितना होगा इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन से कॉम्पिटिटिवनेस आती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आपने मेडिसिन के क्षेत्र में भी यही देखा होगा। पहले जनरल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, जीपी, जो अब लुप्त प्राय से हो गए हैं। अब इस हद तक स्पेशलाइजेशन हो गया है, विशेषज्ञता हो गई है कि हर तरह के विशेषज्ञ मिलेंगे आपको अगर मैं बताऊं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि डॉक्टर भी दाएं आंख का डॉक्टर और बाएं आंख के डॉक्टर में उन्होंने स्पेशलाइजेशन शुरू कर दिए हैं। बीमारियों के हिसाब से स्पेशलाइजेशन, मैं इंट्राऑक्यूलर लेंस का स्पेशलिस्ट हूं, और मैं कॉर्निया का स्पेशलिस्ट हूं, और मैं ग्लूकोमा का स्पेशलिस्ट हूं। तो मित्रों, यही प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिला है। नए नए नवाचार, नए नए स्पेशलाइजेशन, इनको प्रोत्साहन, उपभोक्ताओं को कम लागत में वस्तुएं मिलेंगी और व्यापक विकल्प मिलेंगे, बहुत ज्यादा विकल्प मिलेंगे। हेनरी फोर्ड ने आज से 100 साल पहले कहा था, द कस्टमर कैन हैव एनी कलर ऑफ कार एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। मतलब ग्राहक जिस रंग की गाड़ी चाहे हम देंगे, बशर्ते कि वो काले रंग की हो। कहने का मतलब यह है कि हम केवल गाड़ी जो है काले रंग की बनाते हैं, फोर्ड गाड़ी, और चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। अब सफेद के भी 4-4 शेड आने लगे मित्रों, ड्यूअल टोन में कार्स आने लगी है मित्रों, 30-30 रंगों में कार के विकल्प आते हैं मित्रों। जो पॉपुलर गाड़ियां हैं उनमें 30-30 रंगों के विकल्प आने लगे हैं, मानो कार ना हो, एशियन पेंट्स का शेड कार्ड बन गया हो। मित्रों, सीसीआई की स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका उद्देश्य 14 अक्टूबर 2003 से बैकडेट में की गई थी। तो अंग्रेजी में हम कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम। इसके पीछे कारण यह है कि जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 आया था, उसके तहत सीसीआई और कॉम्पैट की स्थापना की गई थी। सो 2003 से की गई थी बैकडेट में, 2007 में की थी बैकडेट में 2003 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 14 अक्टूबर 2003, क्योंकि ये डेट थी जिस दिन से कंपटीशन एक्ट आया था। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना था। इकोनॉमी में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए, हर प्लेयर के लिए, हर उत्पादक के लिए, हर सेलर के लिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हर ग्राहक के लिए होना चाहिए। सभी उत्पादकों और विक्रेताओं को यह लेवल प्लेइंग फील्ड का फायदा होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का कल्याण हो सके। किसी को अनावश्यक रूप से बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए मित्रों, प्रतिस्पर्धा संशोधन कानून आया 2007 में। इसमें यथा संशोधित जो 2002 का अधिनियम था, 2002 का अधिनियम आया था 14 अक्टूबर से फोर्स में। तो इस अमेंडमेंट ने, इस संशोधन ने सीसीआई की स्थापना की। विश्व भर में मौजूद जो भी प्रतिस्पर्धा कानून हैं, उनसे सीखकर यह हमारा कानून आधारित है। इसके बाद 2023 में भी एक संशोधन हुआ है मित्रों, उसकी हम परिचर्चा अंतिम पग में करेंगे। मित्रों, प्रतिस्पर्धा विरोधी जो समझौते हैं, जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, उद्यम द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा,
प्रभुत्व की स्थिति, प्रमुख स्थिति आज के युग में गलत नहीं मानी जाती, पर प्रभुत्व के गलत प्रयोग को कंपटीशन एक्ट सही नहीं मानता और उसको दुरुस्त करने के तरीके खोजता है। संयोजनों के अधिग्रहण, नियंत्रण और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को नियंत्रित करता है। तो ये सेक्शन 3 में डिस्कस्ड है, प्रतिस्पर्धा विरोधी, एंटी कॉम्पिटिटिव। ये सेक्शन 4 में डिस्कस्ड है और ये सेक्शन 5 में डिस्कस्ड है, और सेक्शन 6 इनको रेगुलेट करता है। तो 5 और 6, तो ये 3, 4, 5 और 6 मैं पुनः दोहराता हूं, बहुत आवश्यक प्रावधान आपके प्रतिस्पर्धा कानून के बन जाते हैं। ये इन सब के कारण पैदा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव। सराहनीय होना आवश्यक है, अप्रिशिएबल। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं AAEC, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। हमने एक पूरा लेक्चर इसी बात पे रखा था, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। एक लेक्चर हमने रखा था प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग पे, एक लेक्चर हमने रखा था संयोजनों पे, और एक लेक्चर हमने रखा था प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों पर। मित्रों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो उद्देश्य हैं, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून है, वो अपने उद्देश्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। जो संरचना है कानून की, वो ये कहता है कि हम एक आयोग बनाएंगे जिसका नाम भारतीय कंपटीशन आयोग होगा, और इस आयोग के जरिए हम जो है इस अधिनियम के जितने भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करना चाहेंगे। इस आयोग में, इस प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और न्यूनतम मिनिमम 2 सदस्य और मैक्सिमम 6 सदस्यों की व्याख्या की गई है। तो मतलब एक अध्यक्ष और 2 से लेके 6 तक कितने भी सदस्य क्यों ना हो, आज के युग में इसमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष है। श्रीमती रवनीत कौर इसकी अध्यक्ष हैं आज के समय में। केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष को और जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, इनको कैसे नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार एक समिति नियुक्त करती है, वो समिति इनकी नियुक्ति करती है। अभी थोड़ी सी उसकी आगे बात करेंगे। आयोग का मित्रों कर्तव्य है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालने वाले सभी संयोजन, सभी ऐसे करार जो प्रतिस्पर्धा विरोधी हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत, सभी प्रभुत्व का गलत प्रयोग करने वाले जो सेक्शन 4 के अंतर्गत डिफाइंड हैं, सेक्शन 4(1) के अंतर्गत, और एंटी कॉम्पिटिटिव जो है प्रतिस्पर्धा विरोधी करार वो सेक्शन 3(1) के तहत, और सभी ऐसे संयोजन जिनसे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पैदा हो रहा है, फिर चाहे वो हॉरिजॉन्टल मर्जर हो, वर्टिकल मर्जर हो, कॉम्बिनेशन हो, अमेलगमेशन हो, एक्विजिशन हो, टेक ओवर हो, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर हो, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर हो, जिन सब की बात कल हमने की थी अपने 7वें लेक्चर में। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली प्रथाओं को इंकरेज करें, प्रोत्साहन दें, और प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को निरस्त करें, समाप्त करें। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें, देश भर के व्यापार को सदैव स्वतंत्र रखें। तो ये 4-5 चीजें हैं, इनके जो कर्तव्य हैं, इनकी जो ड्यूटीज हैं। प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करें, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें, बनाए रखें, हितों की रक्षा करें उपभोक्ताओं के, और देश भर में व्यापार को सदैव स्वतंत्र रखें, इसको सुनिश्चित करें। मित्रों, आयोग से यह भी उपेक्षा की जाती है कि वो विधि के अधीन संस्थापित किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से प्राप्त संदर्भ पर अपनी राय देगा, प्रतिस्पर्धा का समर्थन करेगा, जन जागरूकता पैदा करेगा, और प्रतिस्पर्धा के इश्यूज को लेकर ट्रेनिंग प्रदान करेगा, प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
तो ये इनकी जो है ड्यूटीज कही जा सकती हैं मित्रों, ये जो मैंने 8 यहां पे उल्लेख किया। मित्रों, हमारे जुडिशियल सिस्टम से अक्सर लोगों को, जनसाधारण को शिकायत रहती है कि इनकी जो निपटारण दर है, डिस्पोजल रेट है, वो बेहद कम है, वो बेहद खराब है। मामले लंबे समय तक न्यायालय में, कोर्ट में लंबित पड़े रहते हैं। इससे लोगों का न्याय प्रणाली पर से विश्वास कम होने लगता है। मित्रों, कुछ ऐसे यहां पे फिगर्स देखिए आप, और ये सभी आप जाकर अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं। सीसीआई की वेबसाइट पे भी दर्शाया गया है और बाकी भी आप अपने सूत्रों से पता कर सकते हैं। मित्रों, निपटान दर देखिए। सीसीआई 2 प्रमुख तरह के केसेस से डील करता है। एक है एंटी ट्रस्ट यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव, इसमें बेसिकली सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से संबंधित मामले आ जाते हैं, और यहाँ सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से संबंधित मामले आते हैं। एंटी ट्रस्ट यानी कि प्रभुत्व का दुरुपयोग और प्रतिस्पर्धा विरोधी करार से संबंधित जो मामले हैं, 1224 मामले आए, 1102 मामलों का निपटान भी हो चुका है। 31 मार्च 2022 की स्थिति बता रहा हूं मैं, और यह तब है जबकि कोरोना के कारण कुछ मामले लंबे समय तक लंबित रहे। 3 मामलों में जो वादी हैं वो उच्च न्यायालय तक जा चुके हैं, और एक मामला बंबई उच्च न्यायालय ने स्वयं अपने संज्ञान में ले लिया है। 3 मामले दिल्ली उच्च न्यायालय गए हैं। तो 1224 में से 4 घटा दीजिए, बचे 1220। 1220 में से 1102 निपटा दिए, बचे 118। इसका मतलब मित्रों, इनकी निपटान की दर 90% से भी ऊपर है। आप गणित करके देख लीजिए। अगर आपके पास कुल जमा 1220 हैं और आपने जो है केवल 118 लंबित हैं और 1102 निपटा दिए, देख लीजिए क्या दर निकलती है। और आगे चलते हुए अगर आप देखेंगे कि संयोजन के जो मामले हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अमेलगमेशंस, टेक ओवर इत्यादि से संबंधित जो मामले हैं, 1015 मामले सीसीआई के संदर्भ में आए, संज्ञान में आए, लाए गए या आए। 1007 मामलों का निपटारा किया जा चुका है मित्रों। 8 मामले लंबित हैं। इसका मतलब इनकी निपटान दर, डिस्पोजल रेट 99% से भी ऊपर है। यह विश्व में सबसे अच्छी निपटान दर में से एक माना जाता है। तो जिस तरह से यह आयोग कार्य कर रहा है, हाँ, माना कि इस आयोग के अभी इनिशियल डेज ही हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है, 15-20 वर्ष ही हुए हैं, बट फिर भी जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है ये सराहनीय है, और अन्य जो ट्राइब्यूनल हैं, अन्य जो कोर्ट्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मित्रों, सीसीआई की अब हम स्थापना और संरचना के बारे में बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रक्चर। धारा 7 और धारा 8 जो हमारे प्रतिस्पर्धा कानून की है, उसके तहत इसका उल्लेख किया गया है। जो हमारा कंपटीशन एक्ट है, प्रतिस्पर्धा का कानून है, वो सीसीआई की परिकल्पना एक निगमित निकाय के रूप में करता है, एक कमीशन के रूप में करता है। मित्रों, और अन्य निगमित निकाय हैं हमारे समक्ष। संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, शेड्यूल ट्राइब आयोग, बैकवर्ड क्लास आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, सरकारिया आयोग। ये सब या तो किसी ना किसी स्टैच्यूट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं या संविधान के तहत इनकी संरचना की गई है। मित्रों, ठीक उसी तरह जो हमारा प्रतिस्पर्धा का कानून है, वो एक निगमित निकाय के रूप में सीसीआई की परिकल्पना करता है, सीसीआई को स्थापित करता है। इसके पास परपेचुअल सक्सेशन यानी कि ये सदैव शाश्वत रहेगा, लोग आएं और जाएं,
ये परपेचुअल रहेगा, सदैव रहेगा, शाश्वत रहेगा। और एक कॉमन सील है, ये अपने नाम से सू हो सकता है और अपने नाम से सू कर सकता है, यानी कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आप सीसीआई के किसी निर्णय के खिलाफ जाना चाहते हैं तो आप सीसीआई को उसमें वादी बनाएंगे, ना कि सीसीआई के मेंबर या अध्यक्ष को, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उस मेंबर या अध्यक्ष की आइडेंटिटी से अलग है जिसने वो निर्णय सुनाया। वो सीसीआई का निर्णय है, उस मेंबर या अध्यक्ष का निर्णय नहीं है, क्योंकि सीसीआई के पास परपेचुअल सक्सेशन है। अध्यक्ष और मेंबर तो आते जाते रहेंगे 5-5 साल में, 3-3 साल में। सीसीआई की एक कॉमन सील है, जैसे किसी बिजनेस की होती है। तो एक निगमित निकाय है मित्रों, एक कमीशन है। जैसा कि ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, ये परिकल्पना करता है सीसीआई चल एवं अचल दोनों तरह की संपत्ति का अर्जन कर सकता है। संपत्ति का निपटान भी कर सकता है, डिस्पोजल भी कर सकता है, संपत्ति का इस्तेमाल, प्रयोग भी कर सकता है, धारण कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम से मुकदमे दायर कर सकता है, इसके खिलाफ मुकदमे दायर हो सकते हैं, दायर हो भी सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, मतलब अपने नाम से मुकदमे दायर कर सकता है और इसके नाम से मुकदमे भी दायर हो सकते हैं, इसको वादी बनाया जा सकता है। मित्रों, आयोग का प्रधान कार्यालय ऐसी जगह पर होगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। वर्तमान में उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि दिल्ली है, कल को हो सकता है वो मुंबई या चेन्नई भी कर सकते हैं। सीसीआई के अन्य ऑफिस खोले जा सकते हैं जहां भी सीसीआई चाहे, जहां भी केंद्र सरकार चाहे, ऐसा हो सकता है। कल को ब्रांच ऑफिस भी खुलने लगे सीसीआई के महानगरों में। मित्रों, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष हो सकता है। ये सभी मेंबर और अध्यक्ष पूर्णकालिक हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं। यदि आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं तो ये नहीं कि आप कोई और नौकरी कर सकते, नहीं मित्रों, आप फुल टाइम वही काम करेंगे और आपकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। जो भी अध्यक्ष है, जो भी सदस्य हैं, उनके पास योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये सब रेप्यूटेड व्यक्ति होने चाहिए, उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास ये अहर्ताएं होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये अहर्ताएं हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का ज्ञान हो, या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, या बिजनेस का ज्ञान हो, या कॉमर्स, वाणिज्य का ज्ञान हो, व्यवसाय, बिजनेस का ज्ञान हो, विधि यानी कि लॉ का ज्ञान हो, वित्त, फाइनेंस का ज्ञान हो, लेखा यानी कि अकाउंट्स का ज्ञान हो, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का ज्ञान हो, सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो, उद्योग प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो, सार्वजनिक मामलों के ज्ञानी हो, प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा नीति के ज्ञानी हो, और इन विषयों पे कम से कम 15 वर्षों का आपको विशेष ज्ञान, अनुभव होना चाहिए। जो ऐसा ज्ञान जो केंद्र सरकार की राय में, क्योंकि वो नियुक्त कर रहे हैं, आयोग के कार्य में सहायक सिद्ध हो, हितकारी हो। मित्रों, अब हमने बात की थी पहले, ये जो चयन समिति है, धारा 9 बताता है कि ये चयन समिति होगी। आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अन्य सदस्य, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? ये एक चयन समिति के द्वारा होगी। ये चयन समिति एक पैनल होगा और ये एक ऐसे अनुशंसित नामों के पैनल में से जो है नाम को चूज करेगा। सरकार जो है उनकी एक सर्च कमेटी होगी, वो कुछ नामों का पैनल बनाएंगे और फिर ये चयन समिति, सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, माफ कीजिएगा, ये सिलेक्शन कमेटी है, सरकार एक सर्च कमेटी नियुक्त करेगी। ये सर्च कमेटी कुछ नामों का पैनल तैयार करेंगे
जो भी अहर्ताएं हैं, ये अहर्ताएं, इनके आधार पर नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और इस नामों के पैनल को इस सिलेक्शन कमेटी, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा उस नामों में से कुछ नाम, जितने भी हैं, 1 या 2 या 3, जितनी भी वैकेंसी हैं, उनको भरा जाएगा। यही जो प्रोसीजर है, जो हमने सर्वप्रथम बात की थी, ये जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कहाँ है? जो नियुक्ति होती है वो किस तरह से होती है? वो ये नियुक्ति होती है मित्रों। और अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देते हैं या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति जो है अपना कार्य कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो जो वैकेंसी होगी उसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी मित्रों। तो पैनल के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि उनके पास स्वयं समय नहीं है मीटिंग में आने के लिए, सर्च सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आने के लिए, तो वो अपने द्वारा नामित कोई व्यक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज होता है, उसको भेज देते हैं। वो इसका अध्यक्ष हो जाता है, इस सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष। इस सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर होते हैं, वो कौन है देख लीजिए। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव, विधि मंत्रालय के सचिव, 2 विशेषज्ञ, 3 और 4, तो 4 व्यक्ति इसके सदस्य हैं, 1 इसके अध्यक्ष हैं, तो 1 और 4 टोटल सिलेक्शन कमेटी में 5 व्यक्ति हैं। मित्रों, ये जो, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो विशेषज्ञ हैं, जो ख्याति प्राप्त हैं, ये विशेषज्ञ कौन हैं और ये विशेषज्ञ कैसे होते हैं, उसमें बताता हूं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यापार, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रतिस्पर्धा नीति, प्रतिस्पर्धा कानून के ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। इनका विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में। पेशेवर अनुभव और विशेष ज्ञान इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में। और इनको, ये 2 नाम कौन चूज करता है? ये भारत सरकार चूज करती है। तो मित्रों, फिर जो है चयन समिति का कार्यकाल और नामों के पैनल का तरीका, चयन का तरीका, ये सब केंद्र सरकार समय समय पर डिसाइड करती है, निर्धारित करती है और फिर नोटिफाई करती है। मित्रों, जो आपके अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं, ये इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, इनकी क्या पदावधि होती है? मित्रों, एक बार नियुक्ति हो जाए, जिस दिन आप अपना पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से 5 वर्ष तक आपकी नियुक्ति होती है। आप 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि आप मान लीजिए 50 साल की आयु पे नियुक्त हुए, तो आप 55 वर्ष तक सेवा में रहेंगे, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे और आप पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। यू आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब 55 के हैं तो फिर 5 साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। यदि आप 58 के हैं तो 5 साल बाद आप सेवानिवृत्त हो गए और फिर आप पुनर्नियुक्त हो सकते हैं 2 साल के लिए, क्योंकि 65 वर्ष तो वैसे भी आप सेवानिवृत्त हो ही जाएंगे। आप पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। अच्छा, पात्र होना और असली में नियुक्त होना दोनों अलग अलग चीजें हैं मित्रों। अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्यागपत्र देने की स्थिति में जो भी हमने प्रोसीजर पहले पढ़ा, उसी प्रोसीजर के तहत नई नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष को, मेंबर्स को, सबको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अध्यक्ष की मृत्यु होने, बीमारी के कारण, कार्य ना कर पाने के कारण, त्यागपत्र देने के कारण या लंबी छुट्टी पर जाने के कारण, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वरिष्ठतम सदस्य होगा, वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष के पास सभी तरह के प्रशासनिक मामलों के संबंध में सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की शक्तियां हैं, यानी कि अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आजकल माहौल चुनावी है, तो चुनाव संबंधी उदाहरण दिए बिना रहा नहीं जाता। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन के पूरे प्रोसेस के ऊपर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल का संपूर्ण अधिकार है। ये अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का
संपूर्ण अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक इसी तरह कंपटीशन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग का पूरा दारोमदार सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अध्यक्ष के पास होता है। ये जो अपनी शक्तियां हैं कुछ या सभी प्रत्यायोजित भी कर सकते हैं, या तो किसी सदस्य को या किसी अधिकारी को या कई अधिकारियों के बीच में बांट सकते हैं, जैसा भी हो। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं मित्रों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कंपटीशन कमीशन के समक्ष समन जारी होने पर उपस्थित हुआ हो या होने वाला हो, या कोई ऐसा उद्यम जो सीसीआई के समक्ष या तो वादी रहा है या प्रतिवादी रहा है, या होने वाला है वादी या हुआ है प्रतिवादी, ये जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, ये अपने रिटायरमेंट के बाद या कार्यकाल पूर्ण करने के बाद या पद छोड़ने के बाद 2 साल तक ऐसे व्यक्ति या ऐसे उद्यम के साथ ना तो नौकरी कर सकते हैं, ना सलाहकार बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, ना अनुचर बन सकते हैं, ना किसी अन्य क्षमता में सलाह दे सकते हैं। अनुचर का मतलब होता है मित्रों कंसल्टेंसी। ये किसी भी तरह का इस तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं किसी भी उद्यम या किसी भी व्यक्ति के साथ जो इनके समक्ष आया हो या आने वाला हो। सो महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। सीसीआई जो है केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के जांच के लिए जो एक या किसी और फंक्शन के लिए जो इस एक्ट के तहत निर्धारित है, एक डीजी की नियुक्ति कर सकता है। डीजी के अतिरिक्त एडिशनल डीजी, संयुक्त डीजी, सहायक डीजी, डेप्यूटी डीजी या कोई और अधिकारी या कर्मचारी की भी नियुक्ति हो सकती है, और इनके जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होंगे वो वही होंगे जो भारत सरकार प्रिस्क्राइब करे, और जो अन्य किसी सरकारी कर्मचारी के उस स्तर के सरकारी कर्मचारी के होते हैं वही होंगे। प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और डीजी के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देश में काम करेगा, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करेगा। महानिदेशक और अन्य कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से होनी चाहिए जो सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाले हैं, उत्कृष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, और उनके पास जांच का अनुभव होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का अनुभव होना चाहिए, और अकाउंट्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, लॉ या इकोनॉमिक्स, लेखा प्रबंधन, व्यवसाय, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानून या अर्थशास्त्र या फिर और अन्य किसी क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए जो इस काम के लिए महत्वपूर्ण है। एक सचिव की भी नियुक्ति की जा सकती है और ऐसे अन्य अधिकारी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जा सकती है जो कुशल प्रदर्शन सीसीआई के कार्यों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य समझा जाता है, पर इन सब के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी पूर्व में अनुमोदन लेना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, कुछ ऐसे समझौते और उद्यम जहां प्रमुख स्थिति की जांच करनी हो, इसका प्रोसीजर हमने आपको बताया था, धारा 19 में उल्लेखित है। जो भी जो 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 कॉम्बिनेशंस हैं या जो भी उसका प्रोसीजर 20 में मिलेगा, और 19 में आपको मिलेगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का या एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज का। तो या तो ये अपने आप कर सकते हैं सीसीआई सुओ मोटो, या किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या संघ या व्यापार संघ, पर्सन, कंज्यूमर, एसोसिएशन और बिजनेस एसोसिएशन से प्राप्त शिकायत के आधार पर, जानकारी के आधार पर अगर ऐसी शिकायत या जानकारी आई है तो उसके साथ में फीस भी होनी चाहिए, और फीस वो होगी जो आयोग, केंद्र सरकार समय समय पर नोटिफाई करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, संविधिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भ भेजा गया हो। तो ये 3 तरीके हैं मित्रों जिनसे मामला आपके संज्ञान में आता है, और आप ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेंगे जो 3 वर्ष से ज्यादा पुराना हो चुका है। जिस दिन से मामला उभरा उस दिन और शिकायत वाले दिन के बीच में, संदर्भ वाले दिन
3 साल से अधिक समय बीता जा चुका है, ये कानून में लिखा है। पर यदि रीजन एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो सीसीआई ऐसे मामले का भी संज्ञान ले सकता है, पर ऐसा करते समय उन्हें लिखित में कारण देने होंगे कि उन्होंने क्यों माफ कर दिया ये डिले। मित्रों, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन की बात करते हैं। इसको निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कुछ कारक हैं। नए प्रवेशकों के लिए बाधाओं का निर्माण अगर आप कर रहे हैं, एंट्री बैरियर्स अगर आपने लगा दिए कि नए व्यक्ति बाजार में नहीं आ पा रहे हैं, ये एक फैक्टर है। मौजूदा प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर कर दिया, प्रतिस्पर्धियों को आने ही नहीं देना, पूरा बंद कर दिया। उपभोक्ताओं को कुछ लाभ या नुकसान हो रहा है, सेवाओं में या गुड्स की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, ये हमने पहले डिस्कस किया था जब हम सेक्शन 3 की बात कर रहे थे। कुछ तकनीकी, वैज्ञानिक या आर्थिक विकास आ गया, जिसके कारण कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सेवाएं हैं जो बिल्कुल लुप्त हो गई हैं, जैसे कि कैमरा मोबाइल फ़ोन के आने से, जैसे कि अलार्म क्लॉक, जैसे कि एसटीडी पीसीओ, जैसे कि इंटरनेट साइबर कैफे। ये एग्जाम्पल है तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक विकास। मित्रों, प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए आप क्या, क्योंकि देखिए ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा 19 के तहत यही देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। क्या ये हुआ है, क्या ये हुआ है, प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग हुआ है, क्या अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हुआ है, क्या जो है आपका प्रासंगिक भौगोलिक बाजार में कुछ हुआ है, क्या उत्पाद बाजार में कुछ हुआ, ये चीजें देखेंगे तो इनकी थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करना, इसके लिए क्या फैक्टर्स हैं मित्रों? सेक्शन 4 में आता है प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग। आपकी बाजार की हिस्सेदारी कितनी है, आपका आकार कितना है और आपके पास अवेलेबल संसाधन, रिसोर्सेज कितने हैं, आपके जो सामने वाले प्रतियोगी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका आकार और उनका महत्व कितना है, आपके प्रतियोगियों पर वाणिज्यिक, कॉमर्शियल लाभ सहित उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके जो उद्यम हैं या बिक्री है या सेवा के नेटवर्क है, उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना है, यह भी देखा जाएगा कि क्या उनके अपने सप्लायर्स के साथ जुड़ाव है, क्या वो ऐसा है कि वो जी टीवी और डीटीएच जो डिश टीवी है वैसा कुछ समीकरण है क्या, उद्यम पर उपभोक्ताओं की निर्भरता, क्या ऐसा बिजनेस है जिस पे उपभोक्ता बहुत ज़्यादा हद तक निर्भर है, तो वो डिसाइड करेगा कि डोमिनेंस है या नहीं। एकाधिकार या प्रभुत्व की स्थिति या तो किसी कानून के कारण हो या आप सरकारी कंपनी है उस कारण हो, जैसे तेल के क्षेत्र में केवल सरकारी कंपनियां हैं, रिलायंस और बाकी जो है ज़्यादा compete नहीं कर पाती। तेल के क्षेत्र में भारत में केवल इंडियन ऑयल, पहले इंडो बर्मा पेट्रोलियम हुआ करता था, उसका रिवर्स मर्जर हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इनकी सरकारी मोनोपोली है। बस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आप देखेंगे कई राज्यों में केवल मोनोपोली है, केवल राज्य सरकार की बसें चलती हैं, या जो है किसी और कारण से आपकी कोई मोनोपोली है या किसी कानून के परिस्वरूप ऐसा है। फिर नियामक बाधाएं, रेगुलेटरी बैरियर्स, फाइनेंशियल जो जोखिम है, प्रवेश की क्या बहुत ज़्यादा लागत है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, तकनीकी बाधाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगी। उपभोक्ताओं के लिए सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स हैं या नहीं, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास क्या पावर है, जो खरीदार हैं मार्केट में, विक्रेता क्रेता, उनकी क्या पावर है, बाजार की संरचना और बाजार का आकार, कोई सामाजिक दायित्व और कोई सामाजिक लागत अगर है, और क्या कोई अन्य कारक है जिसे प्रासंगिक समझा जा सके, क्या कोई सापेक्ष लाभ है जिससे जो है सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये कुछ कारण हैं जो प्रभुत्व के दुरुपयोग करते समय कंपटीशन कमीशन ध्यान में रखेगा कि ये कारक है। मित्रों, ऐसे ही प्रासंगिक भौगोलिक बाजार का निर्धारण करते समय हमें 8-9 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
सर्वप्रथम व्यापार में क्या बाधाएं हैं, क्या कोई लोकल स्पेसिफिकेशन के रिक्वायरमेंट हैं। ऐसा हो सकता है कि तमिलनाडु में माचिस की तीली के लिए कुछ इन्होंने नियम बना दिया हो कि कितनी इंच लंबाई होनी चाहिए माचिस की तीली की। क्या नेशनल राष्ट्रीय खरीद नीतियां कुछ हैं, क्या कुछ वितरण की सुविधाएं हैं या नहीं। परिवहन लागत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर माल की ढुलाई में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उससे भौगोलिक बाजार पे असर पड़ता है। खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। यदि कोई उत्तर प्रदेश की कंपनी है और वो अपना तमिलनाडु या कर्नाटक में या केरला में अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना आने वाला है, और वाइस वर्सा। इसलिए अगर बाजार में बोली जाने वाली भाषा अलग है तो वो अलग भौगोलिक बाजार माना जाता है। उपभोक्ताओं की क्या प्राथमिकताएं हैं, नियमित आपूर्ति है क्या, या आफ्टर सेल्स सर्विस की आवश्यकता है। मित्रों, अगर आफ्टर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि टोस्टर, जैसे कि ये आरओ, इनकी नियमित रूप से आफ्टर सेल सर्विस चाहिए होती है, इंस्टॉलेशन चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूर बैठ के ग्राहक को सामान बेच दें। आपको ग्राहक के पास होना आवश्यक है। इसलिए भौगोलिक बाजार को डिसाइड करने में ये कारक है। माल की क्या विशेषताएं हैं, सेवा की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, आपूर्ति और मांग से जुड़ी जो लागतें हैं उनको भी हमें संस्मरण करना पड़ेगा। मित्रों, जो हमारा उत्पाद बाजार है उसका निर्धारण, प्रोडक्ट मार्केट के निर्धारण के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। क्या कीमत है माल की, क्या उसकी भौतिक विशेषताएं हैं, उसका एंड यूज क्या है मित्रों, वो किस पर्पस के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, ये तो यहां भी हैं और यहां भी हैं। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं देखिए यहां भी मिलेंगी और यहां भी मिलेंगी। क्या आपके इन हाउस उत्पादन का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, जो आप स्वयं बना रहे हैं इन हाउस प्रोडक्ट। कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर हैं क्या मार्केट में, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो केवल समर कोट बनाते हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो केवल एक लिमिटेड प्रकार के चश्मे या लिमिटेड प्रकार की पेंसिल बनाते हैं। कितनी हद तक वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, कितनी श्रेणी में आपके जो ग्राहक हैं और कितनी श्रेणी में आपके उत्पादों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, कितने आसानी से दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरी सेवाओं के लिए स्विच किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ग्राहक कितनी जल्दी दूसरे प्रोडक्ट पे जा सकता है। ये कुछ कारक है मित्रों। अब कुछ कारक जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या संयोजन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन का कारण बनेगा। क्या संयोजन इसका कारण बनेगा। बाजार में आयात के माध्यम से प्रतिस्पर्धा का वास्तविक यानी एक्चुअल और संभावित स्तर कितना है, इनमें अगर बहुत ज्यादा अंतर है वो देखना पड़ेगा। इनमें बहुत ज्यादा अंतर को लेके मैं एक कहावत यहां आपको बताना चाहता हूं। शार्दूल को स्वांग करे कुकर की करतूती। इसका मतलब आप समझते तो अपने आप को शेर हैं और आपकी हरकतें कुत्तों वाली हैं। कुत्ते और शेर में बहुत फर्क होता है मित्रों, आकार में भी और प्रवृत्ति में भी। तो वैसे ही वास्तविक और पोटेंशियल स्तर क्या है वो देखना आवश्यक है कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ेगा या नहीं। बाजार के लिए बाधाओं का क्या स्तर है, कंसंट्रेशन कितने प्लेयर हैं, काउंटर वेलिंग शक्ति अन्य प्लेयर्स की कितनी है, क्या कोई ऐसी संभावना है कि इसके परिणाम स्वरूप सम्मिलित पक्ष लंबे समय तक कीमतों को स्थायी रूप से ऊपर बढ़ा के रख सकते हैं, क्या प्रभावी प्रतिस्पर्धा बने रहने की संभावना है और किस हद तक बाजार में विकल्प हैं, उपलब्ध हैं या आगे जाके उपलब्ध होने की मित्रों संभावना रहेगी। कुछ और कारक, नवाचार किस तरह के आ रहे हैं, कितने व्यवसाय जो असफल हो जाते हैं। दवाई के व्यवसाय में बहुत सारे जो दवाइयां हैं वो असफल हो जाती हैं, कमर्शियली वायबल नहीं होती मित्रों।
बाजार में कितना वर्टिकल इंटीग्रेशन है और संयोजन के परिणाम स्वरूप क्या बाजार में एक जोरदार प्रतियोगी आ सकता है या उसे हटाया जा सकता है। व्यक्तियों का, उद्यम का व्यक्तिगत रूप से, संयोजन के रूप से संबंधित बाजार में कितनी हिस्सेदारी है मित्रों, आर्थिक विकास में कितना योगदान है, क्या इससे अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, और यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव है तो क्या जो उससे बेनिफिट है, जो उससे लाभ है, क्या वो लाभ इस प्रतिकूल प्रभाव से अधिक है या नहीं। ये फैक्टर्स हम ध्यान में रखेंगे मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि धारा 21 ये प्रावधान रखती है कि कार्रवाई के दौरान अगर कोई वादी ये मुद्दा उठाता है कि इस मामले में आप जो फैसला ले रहे हैं या लेने वाले हैं उससे प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन होगा, तो ये वैधानिक प्राधिकरण सीसीआई को संदर्भ दे सकता है और सीसीआई जो है 60 दिन के भीतर इसका जवाब देना होगा, अपना व्यू बताना होगा। और सुओ मोटो भी ऐसा किया जा सकता है किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा। ऐसा ही धारा 21A के तहत कंपटीशन कमीशन के समक्ष, प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष यदि कोई वादी ये इशू उठाता है कि जो आप केस सुन रहे हैं उस केस में आप जो निर्णय ले रहे हैं या लेने वाले हैं या ले चुके हैं उससे किसी अन्य कानून का उल्लंघन होने वाला है, हो रहा है, और उस कानून से निपटने के लिए ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वैधानिक प्राधिकरण बनी हुई है, तो सीसीआई उस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मसलन DERC, CERC इत्यादि TRAI को संदर्भ भेज सकता है और इस संदर्भ का उस वैधानिक प्राधिकरण को, सीसीआई को अपना मत 60 दिनों के भीतर बताना होगा। मित्रों, ठीक इसी तरह सीसीआई अपने आप सुओ मोटो भी स्व प्रेरणा से ऐसा संदर्भ भेज सकता है किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण को। मित्रों, अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम थोड़ी सी बातें प्रतिस्पर्धा कानून के बारे में और करेंगे। भारतीय संसद ने इस कानून को जनवरी 2002 में पारित किया और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जनवरी 2003 में सहमति प्रदान की। अधिनियम आया, इसको संशोधन करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट आया और उस अमेंडमेंट एक्ट ने सीसीआई और कॉम्पैट को स्थापित कर दिया। ये जो अमेंडमेंट आया ये 2007 में आया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2003। तो सीसीआई की स्थापना हम कहते हैं 2003 से हुई है। अब पूरी तरह से सीसीआई कार्यात्मक है, एक अध्यक्ष और आज की डेट में 2 सदस्य हैं। कानून के मुताबिक न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। पूर्व में इसमें 4-5 सदस्य भी रहे हैं। प्रतिस्पर्धा रोधी जो करार हैं, जो प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग है, उसके जो प्रावधान हैं, ये जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, ये जो हैं ये मई 20, 2009 को अधिसूचित किए गए थे। एक नया संशोधन लाया गया है अप्रैल 11, 2023 को। भारत के राजपत्र में, गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है। उसमें कुछ संशोधन लाए गए हैं, मसलन संदर्भ के संदर्भ में, ये जो रेफरेंस है टू अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज उसके संदर्भ में, और कुछ अन्य चीजें हैं। तो बस ये लेटेस्ट पोजीशन है, इसलिए मैंने आपको बताना यहाँ पे उचित समझा। सीसीआई का जो दृष्टिकोण जुड़ाव और प्रवर्तन के माध्यम से एक इफेक्टिव, एक सक्षम प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देना, बनाकर रखना है, व्यवसायों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और अभिनव होने की शक्ति प्रदत्त करना है, उपभोक्ता का कल्याण करना है, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में अपना समर्थन देना है। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं, ये इसके विजन हैं।
और इन उद्देश्यों की प्राप्ति वो कैसे करना चाहता है? एक मजबूत प्रतिस्पर्धा का माहौल देश में बनाना चाहता है सीसीआई। उपभोक्ताओं, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय में है, इन सभी जो भी स्टेक होल्डर्स है, हितधारक हैं, उनके साथ सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होकर वो अपना काम करता है। वो एक नॉलेज रिपोजिटरी बनना चाहता है जहां पे क्षमता के स्तर को बढ़ाया जा सके, ज्ञान का एक गहन संगठन बनाया जा सके और पेशेवर रूप से, पारदर्शी रूप से, अच्छे से इन्फोर्समेंट किया जा सके। यह सीसीआई जो चाहता है, व्यावसायिकता, पारदर्शिता, संकल्प और प्रवर्तन में ज्ञान को बढ़ावा देना चाहता है, कंपटीशन एडवोकेसी को बढ़ाना चाहता है। इसकी हम बात करेंगे आगे जाके। कंपटीशन के एस्पेक्ट्स पे प्रशिक्षण देना चाहता है बाजार में सभी व्यक्तियों को। मित्रों, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा देश के लिए, उत्पादकों के लिए, ग्राहकों के लिए हितकारी है। उत्पादकों को नए नवाचार, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण, मार्केट में जितनी प्रतिस्पर्धा होती है उसके कारण, और परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को अधिक रेंज की वस्तुएं, सेवाएं मिलती हैं, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं, सेवाएं मिलती हैं, उचित मूल्य पे, अच्छे मूल्य पे सेवाएं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट थे जो प्रतिस्पर्धा कानून के हैं, जिनका जो है सीसीआई जो उनको इंश्योर करना चाहता है, जो सीसीआई चाहता है कि ये सभी जो फायदे हैं ये सभी हितधारकों को मिलें, ग्राहकों को मिलें, सरकार को मिलें, उद्योग को मिले, क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ेगा। तो मित्रों, ये बात हुई हमारी प्रतिस्पर्धा आयोग की। अब इस कोर्स के जो अंतिम अध्याय है उसकी हम परिचर्चा करेंगे। जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है वो कंपटीशन एडवोकेसी और लीनियंसी प्रोविजंस पर आधारित है। उदारता के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उन पे आधारित है। और जो कंपटीशन वकालत जिसे कहते हैं, कंपटीशन एडवोकेसी, प्रतिस्पर्धा वकालत कहते हैं, उस पर आधारित है। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26। आज आपसे आज्ञा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।